हेलो दोस्तों, राजा और तिलस्मी तोते की कहानी का भाग 2। शिकारी सोचने लगता है, यह कोई तिलस्मी का माया जाल लगता है। ये गुफा रात को अपने आप प्रकट होती है और दिन को गायब हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास तो संदूक है, मैं इसे लेकर अपने घर जाता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने हाथ में संदूक लिए घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने शिकारी के हाथ में संदूक देखा और सोचा, यह तो वही संदूक लगता है जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे। अगर यह संदूक मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे कहनापुर पर हुकूमत कर सकूंगा। और वह शिकारी से संदूक के बारे में पूछने लगा। साधु ने शिकारी से पूछा, तुम्हारे पास यह संदूक कहाँ से आया और इस संदूक में क्या है? साधु की बात से शिकारी को लगा, इस संदूक में जरूर कुछ न कुछ रहस्यमय चीजें हैं। अगर मैं साधु को सच बता दूंगा तो शायद ये मुझे मारकर संदूक छीन लेगा। उसे एक तरकीब सूझी और वह झूठ बोलते हुए बोला, यह संदूक मुझे पड़ोस की एक बुढ़िया ने दिया है, इसमें पान है, क्या तुम भी खाओगे? साधु मुंडी हिलाते हुए बोला, हे मूर्ख मानो, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा, मेरे पास से चले जाओ। शिकारी की तरकीब काम कर गई और वह वहां से चल दिया। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि मदन सेन ने कहा, रुको अम्मा, अपना कहानी बाद में सुनाना, हम लोग नगर में प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ हमें चौकन्ना रहना होगा और शायद तुम्हारी पुत्री भी यहाँ मिल सके। और वे लोग आपस में बात करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। पर यह क्या कि नगर की सड़कों पर काफी भीड़ उमड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि आगे राजकुमारी खड़ी है, जिसे देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। वह हर साल अपने राज्य के सभी गरीबों को धन बांटती है, जिससे उसके राज्य के सभी लोग खुशहाली से रह सके। वह बहुत नेक दिल है, वह सभी को एक सम्मान समझती है। राजकुमारी के बारे में इतनी प्रशंसा सुनकर मदन सेन को राजकुमारी को देखने की इच्छा होने लगी। मदन सेन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी को वह एकदम से देखता ही रह गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इतने सुंदर स्त्री उसने आज तक कभी ना देखी हो। इस संसार में संसार की सबसे सुंदर स्त्री वही हो और कोई नहीं। और इस प्रकार मदन सेन राजकुमारी को देखकर राजकुमारी को अपना दिल दे बैठे और राजकुमारी के प्रेम में पड़ गए। राजा राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि राजकुमारी देखने में कैसी लगती है। मैंने तो उन्हें नकाब में देखा है, अगर नकाब उतारे तो कैसी लगेगी। और वो उनकी यादों में खो जाते हैं। धीरे धीरे सारी भीड़ खत्म हो चुकी थी। मदन सेन और बुढ़िया भी वहां से चल दिए। मदन सेन ने बुढ़िया को कहा, हम इस नगर में एक कुटिया बनाकर कुछ दिनों के लिए रहेंगे। बुढ़िया ने मदन सेन की बात से सहमति जताई और दोनों नगर के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। मदन सेन को राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा होने लगी और वह बुढ़िया से कहे कि तुम मुझे किसी तरह राजकुमारी से विवाह करा दो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें विवाह तो नहीं करा सकती, पर मेरे पास एक तरकीब है, शायद तरकीब काम आ जाए तो तुम्हारी शादी हो सकती है। मदन सेन मान गया और पूछा, क्या तरकीब है, मुझे बताओ। तब बुढ़िया ने बताया, अगर तुम किसी तरह मुझे महल में काम दिला दो तो मैं तुम्हें राजकुमारी की प्रिय चीज यानी राजकुमारी जिस चीज के को बहुत चाहती हो, जिसके बगैर राजकुमारी एक पल भी नहीं रह सकती हो, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम उसे चुरा लेना। राजा उसे खोजने के लिए अपने पूरे राज्य में घोषणा करा देगा। हो सकता है शायद राजा मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा करे।
तो तुम राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेना, तो शायद तुम शादी कर सकते हो। राजकुमार मान गए। अगली सुबह मदन सेन साधु का भेष बनाकर बुढ़िया को अपने साथ लेकर महल में चल दिया। महल पहुंचकर मदन सेन, जो साधु का वेश बनाया हुआ था, राजा से कहा, राजन, यह कैसा अन्याय हो रहा है। हमने सुना है आपके राज्य में कोई गरीब नहीं रहता है, यहाँ सभी खुशहाली से रहते हैं। पर जब मैं आज नगर भ्रमण कर रहा था तो एक गरीब बुढ़िया मिली। मैं सीधा इसे आपके पास ले आया, शायद आप इसे कोई काम अपने महल में दे सकें। मैंने आपके चर्चे बहुत सुने थे, इसलिए इस विचार से बुढ़िया को आपके पास ले आया हूँ। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भावुक हो गया और वह बुढ़िया को काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। कहा, आज से तुम महल में ही काम करोगी, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी और जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगा हमसे कहना, हम तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। राजा के कोमल विचार सुनकर बुढ़िया राजी हो गई और अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके बाद भरी सभा में राजा की जय जयकार गूंज उठी। महाराज की जय हो। इसके पश्चात साधु का रूप धरा मदन सेन राजा की आज्ञा लेकर अपनी कुटिया में वापस लौट आया और बुढ़िया महल में ही रहने लगी। धीरे धीरे उसने महल की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उसने राजकुमारी के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। राजकुमारी अपने घोड़े से बहुत प्रेम करती थी। उससे उसका घोड़ा बहुत ही प्रिय था। वह अपने घोड़े को भोजन कराए बगैर खुद भोजन नहीं करती। वह उससे बहुत चाहती थी। बुढ़िया ने सोचा, जिस काम के लिए मैं आई थी वह काम पूरा हो चुका है। उसने सोचा, यह सब मुझे मदन सेन को बताना चाहिए और अगली सुबह वह मदन सेन के पास पहुंच गई तथा सारी बात मदन सेन को बताई और कहा, तुम्हें राजकुमारी के घोड़े को चुराना होगा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मदन सेन ने बुढ़िया से कहा, मैं उस घोड़े तक पहुंचूंगा कैसे? तब बुढ़िया ने बताया, यह काम तो मैं आज करना है। आज रात को दूसरे पहर में तुम महल में आ जाना और वहाँ के दीवार पर चढ़कर तुम इधर उधर देखना। तुम्हें सफ़ेद वस्तु जहाँ दिखाई पड़ेगा तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और बाकी की जानकारी मैं तुम्हें वहीं दूंगी। अब मैं महल वापस चलती हूँ। यह कहकर बुढ़िया महल चली गई। रात के दूसरे पहर होने को आया। मदन सेन सुनसान रास्ते से महल पहुंच गया और महल की दीवार पर चढ़कर बुढ़िया के बताए अनुसार इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे महल की सबसे ऊंची छत पर सफ़ेद वस्त्र दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद बुढ़िया वहाँ पर है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। और वह चुपके चुपके महल का छत पर पहुँच गया। चांदनी रात थी, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही मदन सेन सफ़ेद वस्त्र के पास पहुंचा, वहाँ राजकुमारी खड़ी थी। वह अपने ओर किसी को आता देख पीछे पलटी तो वहाँ उसने एक युवक को देखा और देखती ही रह गई। दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते ही रह गई। अगले ही क्षण राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब मदन सेन ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने कहा, मैं दासी हूँ। तब मदन सेन को उसकी बातों पर शक हुआ। वह देखने में बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसकी पोशाक बिल्कुल राजकुमारी के जैसी थी। इसलिए वह भी झूठ बोलते हुए बोले, मैं भी एक दास हूँ। मुझे महाराज ने छत पर मुआयना करने के लिए भेजा था। तब राजकुमारी ने कहा, ठीक है,
अब तुम जा सकते हो। मदन सेन वहाँ से चला गया और वह इधर उधर बुढ़िया को खोजने लगा। अचानक उसके कानों तक आवाज पहुंची। वह साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। उसे लग रहा था कोई उसे बुला रहा है। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा तो उसे आवाज सुनाई दिया, इधर आओ, इधर आओ। यह आवाज बुढ़िया की थी। वह इस आवाज को पहचानता था, इसलिए वह आवाज की दिशा में तेजी से चला गया जहां उसे बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने मदन सेन को बताया, राजकुमारी के घोड़े के पास बहुत ही सख्त पहरा है और तुम्हें उस पहरे के बावजूद उस घोड़े को सैनिकों से नजर बचाकर लेकर आना होगा। मदन सेन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस घोड़े को लेकर आता हूँ। बस तुम इशारा करना घोड़े की तरफ और मैं उस घोड़े को लेकर आऊँगा। यह कहकर राजकुमार अस्तबल की तरफ चल दिया। सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोका। तब मदन सेन बोला, मुझे महाराज ने अस्तबल का मुआयना करने के लिए भेजा है और अगर तुम लोग मुझे रोकोगे, महाराज तुम्हें सख्त सजा देंगे। हो सके तो तुम सब यहाँ से चले जाओ कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ ही पल में राजकुमारी यहाँ आने वाली है। मदन सेन का इतना कहना था कि सभी सैनिक वहाँ से चले गए। बुढ़िया ने चुपके से घोड़े की ओर इशारा किया। बुढ़िया का इशारा करना था कि मदन सेन ने घोड़ा ले आया और बुढ़िया ने महल के पीछे वाले रास्ते से मदन सेन को बाहर निकाल दिया और जाने को कहा और यह भी कहा कि तुम मेरे आने का इंतजार करना, सही समय होने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। मदन सेन ने कहा, ठीक है, और चला गया। अगली सुबह पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी का घोड़ा चोरी हो गया है और महाराज ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी के घोड़े को वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही बुढ़िया खुश हो गई। वह मदन सिंह के पास पहुंची और सारी बात बताई और यह भी कहा कि तुम इतना जल्दी खुश मत होना, राजा के अगले खबर आने का इंतजार करो, मैं चलती हूँ। मदन सेन मान गया और अगली सूचना आने तक घोड़ा पहुँचाने का फैसला नहीं किया। राज्य के बहुत से लोग घोड़ा को खोजने की बहुत कोशिश की पर सभी नाकामयाब रहे। हफ्ते भर और बीत गया पर घोड़े की कोई खबर ना मिली। इधर राजकुमारी घोड़े के बगैर ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, बस रट लगाए बैठी थी, मुझे घोड़ा चाहिए वरना मैं पानी तक भी ग्रहण नहीं करूंगी। राजा अपनी राजकुमारी के हालात देखकर परेशान हो गया। उन्होंने फिर सभा बुलाई और कहा कि मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ कि जो भी राजकुमारी का घोड़ा वापस लाएगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी बल्कि उसे इनाम मिलेगा और वह भी मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बुढ़िया फिर से मदन सेन के पास पहुंची और बोला, अब तुम घोड़े को लेकर महाराज के पास जाओ, समय आ गया है, तुम्हें घोड़े को देकर अपना मुंह मांगा इनाम पाना है हो तो तुम राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेना। बुढ़िया की तरकीब सफल होते देख दोनों बहुत खुश हुए और घोड़े को लेकर महल पहुंच गए। महल पहुंचकर मदन सेन ने घोड़ा राजा के हवाले कर दिया और बदले में राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा मान गया और कहा, मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी का हाथ देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरा करो तो ही मैं राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा सकता हूँ। मदन सेन ने कहा, क्या शर्त है, मुझे मंजूर है। तब राजा ने कहा, मैं कल सुबह शर्त बताऊंगा, पहले यह खबर मैं राजकुमारी को देकर आता हूँ कि उसका घोड़ा मिल गया है। तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारी शर्त बता दूंगा। मदन सेन राजी हो गया और घर चला गया। इधर महाराज राजकुमारी के कमरे में पहुंचे।
राजकुमारी को बताया उसका घोड़ा मिल गया है। राजकुमारी खबर सुनी तो बहुत ही खुश हुई, पर अगले ही क्षण अपने विवाह की खबर सुनकर उदास हो गई। पर राजा ने दिलासा देते हुए उससे कहा, मैंने उसके सामने एक शर्त रखी है और वह शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। राजकुमारी अपने पिता की बातों से सहमत हो गई और भोजन ग्रहण कर लिया और अपने घोड़े के पास चली गई। शाम हो चुकी थी। मदन सेन सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि राजा की शर्त क्या होगी। इधर राजा परेशान हो रहा था कि मैंने शर्त तो रख दी, पर क्या शर्त बताऊं? शर्त मुझे खुद मालूम नहीं। हाय, अचानक उसे अपने राजगुरु की याद आती है और वह अपने राजगुरु के पास चला जाता है और सारी बातें वृत्तांत रूप में बताता है। राजगुरु राजा की बात सुनकर बात बताते हैं कि तुम उससे रूहानी तलवार लाने को बोलना। एक मदन सेन बोला, मुझे शर्त मंजूर है। मैं उस रूहानी तलवार को जरूर लेकर आऊँगा और आपकी पुत्री से विवाह भी करूँगा। मुझे आज्ञा दे, अब मैं उस तलवार को लाने के लिए जाता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें तलवार को 4 माह के अंदर ही लाना होगा। मदन सेन ने कहा, ठीक है, और अपनी कुटिया पर वापस चला गया। मदन सेन को देखकर बुढ़िया ने कहा, क्या हुआ? तुम अपना चेहरा क्यों लटकाए हुए हो? तब मदन सेन ने महल में घटी सारी घटना बुढ़िया को बताई। बुढ़िया रूहानी तलवार के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। तुरंत बुढ़िया ने मदन से कहा, हमें उस तलवार के लिए आज ही निकल चलना चाहिए। तब मदन सेन ने कहा, नहीं, हम उस तलवार को खोजने कल सुबह रवाना होंगे। इस तरह हम थके हालात में नहीं जा सकते हैं। हमें आराम की सख्त ज़रूरत है। तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो, हम कल सुबह ही रवाना होंगे। और दोनों सोने चले गए। अगली सुबह बुढ़िया और मदन सेन दोनों अपने सफ़र पर चल दिए और चलते चलते बहुत ही दूर चले गए। उन्हें बहुत ही भूख लग रही थी। वे इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगे। मीलों दूरी पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, इस गांव में जरूर भोजन मिलेगा। यही सोचकर वह लोग तेज कदमों से उस गांव की तरफ चल दिए। उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वहां पर उन लोगों ने सोचा कि इस कुटिया में जरूर कुछ होगा। ऐसा सोचकर उन्हें कुटिया के दरवाजे पर आवाज़ लगाई, कोई है क्या? हमें भोजन मिल सकता है? अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आया और बोला, हाँ अवश्य, आइए, मैं आप लोगों को भोजन कराता हूँ। ऐसा कहकर बुजुर्ग ने मदन सेन और बुढ़िया को अंदर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा। बुढ़िया और मदन सेन ने भोजन किया। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का अगला भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।